Is this OneNote visible to you, Devansh? Yes, sir. Okay. तो आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले थे, प्रोबेबिलिटी, तो वही स्टार्ट करेंगे अभी। और कोई डाउट है पिछले चैप्टर्स में से कहीं पर? No, sir. ओके। क्लास 9th और 10th में भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखी हुई है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो हमने किए थे, तो उसके बाद क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो है वो एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही है, उसी के फॉर्मूले वगैरह मोस्टली लगते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, तीन अप्रोच होता है प्रोबेबिलिटी का। बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। फिर एक होता है क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, और एक होता है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये सब विजिबल है ना देवांश? Yes, sir. तो बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लो हमें ये पता करना है कि एक कॉइन टॉस करने पे, इफ वी टॉस अ कॉइन, इफ वी टॉस अ कॉइन, तो हमें पता है कि दो जो आउटकम्स आ सकते हैं वो है हेड और टेल, इन्हीं दोनों में से कोई एक आउटकम आएगा। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच में अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल कम, तो हम क्या करेंगे कि कॉइन को कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करेंगे, मान लो 100 बार, 500 बार या 1000 बार, और ये ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी बार हेड आया है। मान लो कि हमने कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया, और उसमें से मान लो 461 टाइम्स जो है वो हेड आया, और बाकी का 539 टाइम्स जो है वो टेल आया। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट का ऐसा कुछ रिजल्ट आया। तो अगर तुमसे कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी यू विल से कि बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन, इट विल बी 461 अपॉन 1000, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 539 अपॉन 1000। तो ये होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इसमें हम एक्सपेरिमेंट कई बार करते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है उसी से हम बताते हैं। अगला जो अप्रोच है, लेकिन स्टैटिस्टिकल अप्रोच हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, पहले क्लासिकल अप्रोच कर रहे थे हम लोग। क्लास 10 तक हम क्या करते थे, क्लासिकल अप्रोच करते थे। क्लासिकल अप्रोच में क्या होता था कि हमारे पास कॉइन को टॉस किया, और उसमें से दो आउटपुट आ रहे हैं, हेड और टेल। तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड अगर हम कहेंगे,
तो हम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हम ये कह सकते हैं कि हेड एक बार है और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स दो बार है, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब हमसे पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू द इवेंट इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, हाफ। तो ये हाफ हाफ होगी। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। और इसके बाद हम आते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में, जो हम लोग एक्चुअली करेंगे। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि हम जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर सैंपल स्पेस में हेड और टेल है, तो हमें एक कंडीशन ये साथ में दी होती है कि इस कॉइन की क्या प्रॉपर्टी है, हेड के आने के चांसेस कितने हैं, टेल के आने के चांसेस कितने हैं। मान लो ये दिया हुआ है कि अनबायस्ड कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है। हो सकता है कि कमिंग ऑफ हेड इज 0.6 एंड कमिंग ऑफ टेल इज 0.4। तो हम उसी क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0.4। क्लासिकल अप्रोच और एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में थोड़ी सी समानता तब आती है जब हम क्या करते हैं कि हम जब कहते हैं कि अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो उस केस में अगर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच लगाएं तो दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल और एक्सियोमेट्रिक में कोई फर्क नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें अनबायस्ड ही दिया होता है, कॉइन दिया हो या डाइस दी हुई हो या वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स दिया हुआ हो। तो ये सारे के सारे जो थे अनबायस्ड होते हैं मोस्टली, जब तक क्वेश्चन में बताया नहीं गया हो कि बायस्ड है और इसके आने के इतने चांस है, इसके आने के इतने चांस है, तब तक हम उसको अनबायस्ड ही मानते हैं। और उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 0.5 ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि हम क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबके आने की पॉसिबिलिटी सेम है तभी। इज इट ओके? Yes, sir. एक बार ये पूरा नोट कर लो। तो ये तुम्हें जितना मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वही दिख रहा है, या जहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया पूरा देख पा रहे हो? उससे जितना दिखा रहे हैं उतना ही दिख रहा है। अच्छा तो ठीक है, पहले इतना लिखो फिर इसको और नीचे कर सकता है। तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। डन सर। लिख लिया? यस सर। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इसको फॉर्मुलेट करते हैं, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो हो क्या रहा है कि एक सैंपल स्पेस है, उसमें कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं V1
E2, so on, En. And what it is given that probability of axiomatic approach में हम पहले ये कहते हैं probability of any event among them, E1 ले लें plus probability of E2, so on, with probability of En. So this will be equal to that. क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है जो तुमने पिछले 10th में पढ़ा होगा कि अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सैंपल स्पेस की तो वो 1 हो सकती है, और जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगी जब वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। जैसे एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो सारा आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो दैट शुड बी 1। और अगर हम ये कह रहे हैं कि probability of any event A, then it always lies from 0 to 1। 0 कब होता है? जब वो इवेंट अकर नहीं करता हो, कभी भी अकर नहीं कर रहा हो। जैसे हम ये कहें कि when we throw a dice, what is the probability of getting 7? 7 तो कभी मिल ही नहीं सकता डाइस थ्रो करने पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। तो जिस तरीके से 1 एक एक्सट्रीम केस है, वैसे 0 भी एक दूसरा एक्सट्रीम केस है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, जो भी हम इवेंट ए ले रहे हैं अगर उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, उस इवेंट ए के फेवरेबल में जो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2, इन दोनों के होने से इवेंट ए अकर कर रहा है, हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी। इसको अगर हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर टॉसिंग अ डाइस, डाइस इज नॉट टॉसिंग, इट इज throwing a dice। तो जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कोई भी इवेंट ए है, मान लो इवेंट ऑफ कमिंग 2 4 एंड 5, हमें ये निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। So by axiomatic approach to probability, we will say that probability of getting 2 plus probability of getting 4 plus probability of getting 5. So this will be equal to, अगर ये unbiased dice है मतलब सबके आने की बराबर probability है, तो हम probability of 2 को कहेंगे 1/6, probability of 4 को भी कहेंगे 1/6, तो टोटल 6 है। probability of 5 को बोलेंगे 1/6, तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2 फाइनल रिजल्ट, दैट इज हाफ प्रोबेबिलिटी। ये हो गया कि एक्सियोमेटिक अप्रोच के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर हम इसी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यू रिमेंबर इन क्लास 10th वी स्टडीड number of elements favorable to that event, that those are 3, and number of elements in the sample space, those are 6। तो ये भी हाफ मिलता है, तो हम चाहे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगाएं, दिस इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सॉरी दिस इज एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, हाफ एंड हाफ, लेकिन बस फर्क ये है कि अगर अनबायस्ड नहीं होता तो उस केस में हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते थे, हम एक्सियोमेटिक ही प्रोबेबिलिटी लगाते। तो इसका भी मैं एक केस अभी बता देता हूँ, पहले ये नोट कर लो। तो ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा।
डन सर। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी से भी वही आंसर आ रहा है जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से आता है। लेकिन अगर मान लो कि डाइस जो है वो अनबायस्ड नहीं होता, रैदर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 is 1/3, probability of getting 2 is 1/4, probability of getting 3 is 1/6, probability of getting 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 अब लेनी चाहिए हमें, 1/12 ले लेते हैं, probability of 5 1/12 हो गया ना, और 5 का भी 1/12 करते हैं, 6 का भी 1/12 करते हैं। इसको लेने के लिए मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स 6 हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये पहला रूल है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच की प्रोबेबिलिटी का। तो क्या ऐसा आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अगर एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 8 6 4 और ये हो जाएगा 2 2 और 2। फाइनली यू विल गेट 24/24। ठीक है, तो जो हमने वैल्यूज दिए हैं अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट्स को, वो हमने ऐसा दिया है जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर हम ये भी देखें कि इंडिविजुअली सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, तो हाँ है। 1/3 भी 0 1 के बीच में है, 1/4 भी 0 1 के बीच में, ऐसे ही सारे के सारे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, और सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब उसके बाद अब हमसे अब पिछला वाला क्वेश्चन देखो। उसमें हमने क्या किया था कि ए को बताया था 2 4 5 के आने का इवेंट। ए इवेंट क्या था, ए इवेंट ये था कमिंग ऑफ 2 4 एंड 5। अब तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट ए इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर तुम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। व्हाई यू विल गेट द रॉन्ग आंसर? क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। तो जब तुम्हें यहाँ पर ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऐसे करोगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है वो है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज ऑल्सो 1/12। एलसीएम लेंगे 12, 3 plus 1 plus 1, that is actually 5/12. This is the answer and this is the probability of the event A to occur, which is not half. लेकिन अगर तुम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगा देते यहाँ पे, तो हमने एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी लगा दिया है। अगर हम क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी लगा देते
तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू द इवेंट, दिस आर 3 एलिमेंट्स, 2, 4 एंड 5, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये हो जाता है 1/2, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर सबके होने की पॉसिबिलिटी सेम नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितना 2 की प्रोबेबिलिटी है उतनी 4 की भी है, उतनी 5 की भी है और बाकी सबकी भी है। यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। हाँ, तो क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास ये दिया हो, जैसे पिछले वाले केस में था कि सबके होने की पॉसिबिलिटी सेम मान के चल रहे हैं, तो उस केस में हम क्लासिकल अप्रोच लगाएं या एक्सोमेटिक अप्रोच लगाएं, दोनों एक्सेप्टेबल है। इज इट ओके? सर एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। फिर से रिपीट कर दूं? यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच क्या था मैंने अभी बताया भी है, तुम पिछले क्लास में करते भी आ रहे थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो क्लासिकल अप्रोच इज सेम एज axiomatic approach when events have simple events के दो same probability to happen, और for biased outcomes जिसमें पॉसिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, axiomatic approach is used, not classical approach. Is this okay? यस सर। आयुषी, तुमने थोड़ा देर से ज्वाइन किया था, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अभी नोट कर लो, कहाँ से नोट करना था तो बताना, कहाँ से मैं अभी स्लाइड दिखा दूं। एनसीईआरटी अभी है तुम लोग के पास? यस सर। Yes, sir. एक मिनट में उसमें से पहले कुछ क्वेश्चन देता हूँ।
फर्स्ट एक्सरसाइज में तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तो डिफिकल्टी फेस हो। एक काम ये करना, एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक बार बता सकते हो? जैसे मैं से बता रहा हूँ सर, कौन सी एक्सरसाइज? फर्स्ट एक्सरसाइज 16.1। ओके सर, जस्ट मिनट। सर 16 क्वेश्चन है। 16 है ना, तो पहले एक काम ये करो कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है और सेकंड एक्सरसाइज में कितने हैं? सर 7। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से ये रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ करने के लिए। ये 6 क्वेश्चन ये पहले कर लो, उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके सर, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे ठीक है, कहाँ पे? सर इसे नीचे कर दीजिए, जो आपने नोट लिखा है। ये 6 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज से कर लो और एक बार आंसर मैच कर लेना बैक ऑफ द बुक से। उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके सर। बैक इन 5 to 10 मिनट। आई होप इतना टाइम में तुम लोग कर लोगे ये, फिर इसको डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? यस सर।
यस, हेलो एवरीवन। क्या सिचुएशन है, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, कर लिए हो? हेलो आयुषी, देवांश, यस सर। क्या स्टेटस है क्वेश्चंस का? सर लास्ट का एक बचे। बाकी सारा आ गया ना, पीछे से क्रॉस यस चेक सर, तो कर दे। बाकी सारे सही आ गए। सर वो एक्चुअली आपने 16 18th बता रखा है, 18th है नहीं हमारी बुक में, 16 1 1 में। अच्छा ठीक है, तो फिर 15 कर लो, उसके बाद रहेंगे। ओके। आयुषी, व्हाट अबाउट यू? डन सर। ओके। तो जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, उसी तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी में भी सिचुएशन होती है कि अगर हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, जिसको हम सेट्स में यूनिवर्सल सेट कहते थे, और इसके अंदर कोई दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, जिसको हम लोग सेट्स में सेट्स कहते थे। तो what what may be asked in the question, that is the probability of A union B, what is the probability of A intersection B, और इसी तरीके से what is the probability of A complement। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे हमारे पास सेट में थे, वैसे ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। A यूनियन B का मतलब हो गया कि द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A और B। A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B। एंड ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस विच डज नॉट बिलोंग टू ए। इज इट ओके? याद है सेट्स का? यस सर। Yes, sir. तो इसमें एक एडिशन थ्योरम होता है, और वो भी वैसा ही है जैसा हमारे सेट्स में होता था। एडिशन थ्योरम says that if you want to find the probability of event A union B, then that is actually probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जो हमने सेट्स में पढ़ा हुआ था वही फॉर्मूला है। सेट्स में हम इसको ऐसे पढ़ते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी नहीं होती थी, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम सेट्स में करते थे। प्रोबेबिलिटी में हम क्या कर देते हैं कि इसके लेफ्ट में भी हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, और राइट में भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं।
अगर हम ऐसा कर देते हैं तो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये जो फॉर्मूला है वो अपने आप निकल के आ जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर, यू कैन रिलेट इट। So based on these concepts, we have the second exercise of NCERT. सर ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है इसमें? क्या बोल रहे हो? सर आपने बोला ना डिवाइड करने से प्रोबेबिलिटी आ जाती है। हम्म। सर तो ये एक इवेंट के मतलब Number of elements in A union B divided by number of sample space is what we call as probability of A union B ना। ओके सर। और ये हो गया probability of A, ये हो गया probability of B माइनस probability of A intersection। ठीक है ना? तो NCERT भी मेरे पास है नहीं और नेट पे भी ठीक से मिल नहीं रहा है। तुमने बताया सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, राइट? यस सर। इसमें से एक काम कर लो, 2, 4 और 6 कर लो तो अभी। ओके सर। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आती है या आंसर मैच नहीं करता तो पूछ जरूर लेना। यस सर, इससे ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा।
पूछना हो तो पूछ लेना। यस सर। डन सर। हो गया, तीनों क्वेश्चन हो गए। Yes, sir. यस सर। Good. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी तुम इम्पैक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सोमेट्रिक अप्रोच मैंने बताया था उसी पे क्वेश्चन है। टोटल एक्सरसाइज 3 है या 4 है? लेकिन what you need to make sure is that you are also doing 3 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके You सर। need to do the solved examples also before doing the questions of exercise। 16.3 का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 16.3 का। तो एक बार तुम देख लो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 16.3 और सॉल्व नहीं करना है, पहले एक बार देख लो, फिर मैं कुछ पूछूंगा तुमसे तो तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। ओके सर। तो इसको जब तुम देखते हो तो ए पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, तो पूछ ये रहा है कि वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज किनके किनके में है। तो व्हाट अबाउट ए पार्ट, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? एंड इफ इट इज पॉसिबल देन हाउ, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन आल्सो हाउ। तो ए पार्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली हमने एक्सोमेट्रिक अप्रोच जो अभी देखा था उसमें क्या क्या हम चेक करते थे। एक तो ये चेक करते थे कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ये दो चीज हमें देखनी है बेसिकली।
तो जैसे हम देखें ए पार्ट, तो इसमें W1 से लेके W7 तक 7 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6। तो क्या इन दो थंब रूल्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? तो सबसे पहले हम सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को देखें, क्या सब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है? तो यस कर रहा है, कोई भी 1 से बड़ा नहीं है और कोई भी 0 से छोटा नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। और दूसरा हमें ये चेक करना होगा कि अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या हमें 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? एक बार चेक करो इसको ऐड करके। सर 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? इसी तरीके से बाकी सब भी पार्ट्स हैं। इनफैक्ट तुम अब ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्टली क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 12। 4 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस, और सॉल्व एग्जांपल्स भी सारे कर लें। इज इट ओके? इतना कर लोगे ना नेक्स्ट क्लास के लिए? थोड़ा ज्यादा है लेकिन हो जाना यस चाहिए। ये सर ट्राई कर Yes, लेंगे। sir. ठीक है, तो जो भी डाउट्स आएगा, कुछ भी आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई डाउट नहीं आता है तो और भी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग